हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और गाइज, आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम हिंदी में प्रोवाइड करिए, तो मैं पूरा हिंदी में क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ आप लोग को। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी में होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय निर्णयों में शामिल है। तो वित्तीय निर्णय यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, निवेश, वित्त पोषण और लाभांश और निर्णय। ठीक है, ये सारे जो हैं वो वित्तीय निर्णयों में ही शामिल होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन में ही शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्टरिंग बढ़ाने की एक विधि है। तो फैक्टरिंग बढ़ाने की जो विधि है वो है हमारा अल्पकालीन वित्त, यानी कि शॉर्ट टर्म जो फाइनेंसिंग होता है वो फैक्टरिंग बढ़ाने की एक विधि है, उसका एक मेथड है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, अल्पकालीन वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय उत्तोलन है। तो वित्तीय उत्तोलन जो है वो है हमारा ब्याज और कर से पहले की कमाई, यानी कि जो इनकम और टैक्स से पहले का जो अर्निंग होती है, ठीक है, या कर के बाद की कमाई। ठीक है, इसको हम वित्तीय उत्तोलक कहते हैं। वित्तीय उत्तोलक इक्वल टू इन ब्याज और कर से पहले की अर्निंग एंड कर के बाद की अर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवेंचर प्रतिभूतियों में प्रतिभूतियाँ ले जाती हैं। तो डिवेंचर प्रतिभूतियाँ जो है वो केवल ब्याज ले जाती है, क्योंकि जितने भी डिवेंचर टाइप के सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको उनके डिवेंचर पे उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है, और शेयर्स पे हम डिविडेंड पे करते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखें कि डिवेंचर होल्डर को उनको डिविडेंड नहीं मिलता, उनको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो डिवेंचर प्रतिभूतियाँ जो है वो हमेशा केवल ब्याज ले जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यम का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो एक इंटरप्राइज का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है, जो मालिक होता है, ओनर होता है, उसकी इक्विटी का अधिकतमकरण करना, यानी कि जो उसकी इक्विटी है उसको मैक्सिमाइज करना, या कह सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर ओनर होते हैं, ओनर की इक्विटी को मैक्सिमाइज करना, उसको बढ़ाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर सदस्य किसकी मदद से स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। तो ये हमारे ब्रोकर होते हैं, ये बिना स्टॉक एक्सचेंज की मदद से प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ब्रोकर, दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय उत्तोलन का इरादा है। तो वित्तीय उत्तोलन का जो इरादा होता है वो होता है, उनका जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है लगाई गई पूंजी और शुद्ध इक्विटी पर रिटर्न बढ़ाने का, यानी कि जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर और उनका जो नेट इक्विटी है उस पर कितना रिटर्न मिला उसको बढ़ाना। ठीक है, ये उनका मेन पर्पज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा, लगाई गई पूंजी और शुद्ध इक्विटी पर रिटर्न बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन द्वारा अपनी लागत संरचना पर निश्चित लागत का उपयोग करने की सीमा को कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं वित्तीय उत्तोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजी संरचना में निश्चित ब्याज वाली प्रतिभूतियों का उपयोग कहलाता है, यानी कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ निश्चित सर्टेन इंटरेस्ट वाले सिक्योरिटीज़ होते हैं, उनका उपयोग क्या कहलाता है। तो उनका उपयोग कहलाता है हमारा वित्तीय उत्तोलन। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कॉरपोरेट की पूंजी संरचना को डिज़ाइन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कॉरपोरेट पूंजी संरचना यानी कि कॉरपोरेट कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में किस बात पे ध्यान रखना चाहिए। तो इक्विटी पर ट्रेडिंग, जो इक्विटी है उस पर कितना ट्रेडिंग हो रहा है, पूंजी की लागत कितनी है, लाभप्रदता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, इन सारी चीज़ों पर ही ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सारी चीज़ों पर ही ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग
का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो किस चीज़ में कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का कोई लेना देना नहीं होता है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफरेबिलिटी यानी कि जो हस्तांतरणीयता होता है उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजी संरचना दर्शाती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या दर्शाती है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो पूंजी के विभिन्न रूपों का अनुपात दर्शाती है कि जो पूंजी है, जो कैपिटल है, उसके कितने फॉर्म्स हैं, उनके सारे फॉर्म्स का एक रेशियो दिखाती है। ठीक है, तो ऑप्शन, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि डेप्ट और कैपिटल का रेशियो जो होता है वो हमारा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजी की लागत का अर्थ यह नहीं है। तो पूंजी की लागत का क्या अर्थ नहीं है, ये हमको बताना है। तो पूंजी लागत का अर्थ जो होता है वो प्रबंध द्वारा निर्धारित कट ऑफ रेट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाभांश निर्णय में निम्नलिखित में से कौन सा बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं है? तो लाभांश निर्णय यानी कि डिविडेंड डिसीजन की बात हो रही है यहाँ पे। तो पूंजी बाजार की स्थिति, कैपिटल मार्केट का जो सिचुएशन होता है वो इसमें कुछ ज़्यादा प्रासंगिक नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, पूंजी बाजार की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमएम सिद्धांत सभी बाजार के सुझाव देता है कि लाभांश भुगतान करना चाहिए। तो एमएम सिद्धांत जो है वो हमको ये सुझाव देता है कि फर्म के मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, फर्म के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्म के मूल्य पर कोई सॉरी मैंने आंसर ही पढ़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉल्टर के अनुसार फर्म को 100% लाभांश का भुगतान करना चाहिए यदि आर इज ग्रेटर देन के, यानी कि जो रिटर्न है वो कैपिटल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर जो रिटर्न है वो कैपिटल से ज़्यादा हो तो फर्म को डिविडेंड का 100% भुगतान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस छूट की दर पर किसी परियोजना का एनपीवी शून्य हो जाता है उसे भी कहा जाना चाहिए। तो उसको हम प्रतिबल की आंतरिक दर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन को साझा करने के लिए लाभांश अप्रासंगिकता प्रमेय किसने प्रतिपादित किया था? तो ये मोदिग्लानी और मिलर ने किया था। ठीक है, मूल्यांकन को साझा करने के लिए लाभांश अप्रासंगिकता प्रमेय जो है वो मोदिग्लानी और मिलर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लगभग आईआरआर विपरीत है। तो आईआरआर जो का अपोजिट जो होता है वो होता है रिटर्न की समायोजित लेखा दर। ठीक है, ये आईआरआर का विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एमपीवी धनात्मक है तो आईआरआर होगा। तो आईआर होगा के इज ग्रेटर देन आर, सॉरी लेस देन आर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।